Good morning, dear students. In previous chapter, you watched about what is work and what is power, energy, how many types of energy, what is potential energy, what is kinetic energy, and collision. Today, we are going to study a new chapter which name of system of particle and rotational motion. System of particle and rotational motion और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अदर नेम इज सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास एक नया चैप्टर जिसकी आप स्टडी करने चल रहे हो. सेंटर ऑफ मास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बॉडी के लिए जब भी कोई सिस्टम पढ़ना होगा. अब सिस्टम क्या है, व्हाट इज सिस्टम? जो कई पार्टिकल का कलेक्शन होता है, वन से मोर पार्टिकल्स का कलेक्शन ही क्या होगा, सेंटर ऑफ सिस्टम होगा. एंड व्हाट इज रिजिड बॉडी? हम यहाँ पे इस चैप्टर में रिजिड बॉडी के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं. कोई भी बॉडी रिजिड होती है जिस बॉडी पे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी के शेप और साइज में कोई चेंजिंग नहीं कर पाते हैं. यहाँ पे जो रिजिड बॉडी है उसमें एक टॉपिक आएगा सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास क्या है? जैसे इस चाक को अगर मैं थ्रो करूं और स्पिन कराते हुए थ्रो करूं, ये ऐसे, जैसे ये है, इसको स्पिन कराते हुए थ्रो करूं तो इसके हर पार्टिकल, यह चाक कई पार्टिकल्स से बना हुआ है और इसके प्रत्येक पार्टिकल्स का मोशन अलग अलग टाइप से हो रहा है. यह स्पिन करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था. तो इसका जो मोशन होगा, जो आपको, जैसे अगर इस पार्टिकल को मैं स्पिन कराते हुए थ्रो करूं, सपोज मैं अगर इस डस्टर को, इस चाक को थ्रो करता हूं और इस चाक को यदि थ्रो करूंगा तो यह चाक ऐसे रोटेशन करते हुए जाएगा, मतलब सर रोटेशन भी करेगा और पैराबोलिक पाथ पे भी चलेगा. माने यह ऐसे चलता है. अगर पार्टिकल को आप थ्रो करते हैं तो ऐसे चलता है. तो इस पार्टिकल का जो बॉडी है, इसके सभी पार्टिकल का अलग अलग स्टडी कर पाना आसान नहीं है. तो सभी पार्टिकल के स्टडी करने के लिए हमारे लिए कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं. उस डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए हम करते क्या हैं, सेंटर ऑफ मास की स्टडी करते हैं. सेंटर ऑफ मास क्या है? जैसे सपोज सेंटर ऑफ मास पढ़ने से पहले कई कंसेप्ट आप क्लियर करें. सपोज एक बॉडी है और इस बॉडी पे सपोज यह 5 पार्टिकल से बना हुआ है और इसके 5 पार्टिकल्स पे मैं फोर्स लगाता हूँ और इस बॉडी को मैं क्या करता हूँ, ऊपर की तरफ ले जाता हूँ. ठीक. और इसे अगर हम इस 5 जो न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई किया था, अगर मैं एक पॉइंट पे ही अप्लाई करूँ तो यह बॉडी रोटेट हो जाती है, या इधर करूँ तो रोटेट हो जाती है. इसे स्ट्रेट लाइन मोशन कराने के लिए इसको धीरे धीरे हमें पॉइंट को चूज करना होगा कि कहाँ पे अप्लाई करें एक पॉइंट पे कि यह बॉडी क्या हो जाए, ऊपर चली जाए. अब यहाँ से बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी धीरे धीरे ऊपर चलने लगती है. माने जिस डायरेक्शन पे मैंने 5 पार्टिकल में फोर्स अप्लाई करके जिस डायरेक्शन पे मैंने इसको मोशन किया था, इसको रोटेट कराया था, इसको ले गया था ऊपर, उसी तरह एक पॉइंट इसके भीतर ऐसा भी है जहाँ पे मैं 5 न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई करता हूँ तो भी बॉडी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन करते हुए आगे जाती है. वही पॉइंट सेंटर ऑफ मास होता है. सेंटर ऑफ मास, यह तो इसके लिए मैंने बताया. यहाँ पे आइएगा, इस चाक के सभी पार्टिकल का मैं स्टडी नहीं कर सकता मोशन कैसा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके भीतर एक कोई पार्टिकल होगा छोटा सा जिसका मोशन केवल पैराबोलिक होगा. जैसे जब इसको हम फेंकते हैं ऐसे रोटेट करते हुए, जैसे ये चाक है, जब ये स्पिन करते हुए आगे जाता है तो इसमें इसके भीतर एक पार्टिकल होगा जो केवल पैराबोलिक पाथ पे चलता होगा. वही सेंटर ऑफ मास है. समझ में आया सेंटर ऑफ मास क्या है? माने मैं अलग अलग पार्टिकल्स का, अलग अलग चीज़ों का स्टडी नहीं करूँगा, केवल एक उसके बीच का कोई ऐसे पार्टिकल का स्टडी कर लूँगा जिससे हमें वो मोशन, उसकी वेलोसिटी, उसका फोर्स, उसका मोमेंटम हमें ज्ञात हो जाता है. क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ मास. माने सेंटर ऑफ मास हमें पढ़ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास के स्टडी करके हम किसी भी रिजिड बॉडी के स्टडी कर सकते हैं इजली.
मतलब सेंटर ऑफ मास जानना मुझे जरूरी है। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल इज दैट सिंगल पॉइंट moves in the same ways in which a single particles having the total mass of a system and acted upon by the same external force would move। मैंने इस पार्टिकल पे एक पॉइंट ऐसा, इस बॉडी पे एक पॉइंट ऐसा है जो उसे स्ट्रेट लाइन मोशन करवाता है, उस बॉडी को क्या करता है? स्ट्रेट लाइन मोशन करवाना चालू कर देता है। तो यही है आपका सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? किसी बॉडी के भीतर का वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमें स्टडी करना होता है कि बॉडी, तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट होता है जिसके थ्रू बॉडी क्या करती है? रोटेट कराती है। तो हमें जो आज का टॉपिक पढ़ना होगा सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, वह यह देखना होगा कि सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड करते हैं। सपोज करो कोई बॉडी टू पार्टिकल सिस्टम से बनी हुई है, उस समय सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम। अगर कोई सिस्टम जिसमें दो पार्टिकल हैं और उस पार्टिकल का, उस सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना हो, सपोज यह आपका एक्सिस है एक्स ओ वाई और इस पे टू पार्टिकल्स का कोई सिस्टम ए एंड बी है। यह पार्टिकल सिस्टम ए बी विच डिस्टेंस फ्रॉम वर्जिन विच पोजीशन वेक्टर r1, वेक्टर r1, पोजीशन वेक्टर वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर r1 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर r2। एंड व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? इसके भीतर एक पॉइंट होगा जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, सपोज दैट इज डिनोटेड बाय वेक्टर RCM, डिस्टेंस RCM का विच पॉइंट इज O। सपोज द मास ऑफ द पार्टिकल्स m1 एंड m2, देन सेंटर ऑफ मास ऑफ ए पार्टिकल वेक्टर RCM, वेक्टर RCM is equal to वेक्टर RCM is equal to, we can write m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम। दो पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, मैंने फॉर्मूला आपको डिफाइन किया, वेक्टर RCM इज डिनोटेड बाय सेंटर ऑफ मास बाय RCM, सेंटर ऑफ मास m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, सपोज अगर बॉडी कोई है और वह बॉडी n पार्टिकल सिस्टम से क्या है? फॉर्म हुई है। Suppose a body which formed the n particle system, then the center of mass of n particle system is, center of mass of n particle system, suppose a body which made by n particle system which mass is m1 m2 m3 m4 mn and this is the axis xo and oy। the distance position vector of vector m1 is means particle A r1 and m2 particles distance b और पोजीशन वेक्टर वेक्टर r2 वेक्टर r2 वेक्टर r3 वेक्टर r3 वेक्टर r3 वेक्टर r4, देन सेंटर ऑफ मास ऑफ ए पार्टिकल n पार्टिकल सिस्टम।
center of mass of this body is vector RCM, we can write m1 vector r1 plus m2 vector r2 plus m3 vector r3 plus dot mn rn vector rn upon m1 plus m2 plus m3 plus dot mn. Okay, so we can write vector RCM is equal to m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3. Suppose a body made by n particles, so we can write m into r, m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 is equal to summation of or sigma. समेशन और सिग्मा मीन्स सभी पार्टिकल्स के मास और डिस्टेंस के प्रोडक्ट का सम, माने सिग्मा एम आर अपॉन सिग्मा यम. सिग्मा मीन्स होता है सभी पार्टिकल का, जिसके आगे सिग्मा लगता है मतलब उस सभी पार्टिकल्स का सम निकाल लेते हैं. तो मैंने सभी पार्टिकल का सम निकाल दिया. अगर यही पार्टिकल सिस्टम n पार्टिकल सिस्टम, सपोज एक बॉडी जो है उसके n पार्टिकल सिस्टम है और उसका कार्टेशियन फॉर्म लिखना हो, कार्टेशियन इक्वेशन लिखना हो, मतलब हुआ कार्टेशियन इक्वेशन में x पे क्या होगा इसकी वैल्यू सेंटर ऑफ मास, y के थ्रू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, z के थ्रू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तब उस कंडीशन में इसका कार्टेशियन इक्वेशन हम लिखते हैं. कार्टेशियन इक्वेशन होता है एक्सियम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट जितना भी पार्टिकल होगा mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट mn. ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम x एक्सिस थ्रू x एक्सिस, y एक्सिस सेंटर ऑफ मास थ्रू y एक्सिस के थ्रू सेंटर ऑफ मास m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट mn yn अपॉन m1 plus m2 plus dot mn. Okay, and zcm is equal to m1 z1 plus m2 z2 plus m3 z3 plus dot mn zn upon m1 plus m2 plus dot mn. Okay, दिस इज द n पार्टिकल सिस्टम ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म में आपको सेंटर ऑफ मास पता हो गया. मीन्स जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जो फोर्स बॉडी पे अप्लाई करते हैं वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास में फोर्स अप्लाई करते हैं. मतलब यह होता है कि जो फोर्स का फार्मूला आपने पढ़ा है वेक्टर एफ इज इक्वल टू m इंटू ए मीन्स होता है सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. F is equal to mass into acceleration where A is the acceleration of center of mass. सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आप फाइंड करते हैं, क्योंकि जब कोई बॉडी, अगर यह बॉडी है और बॉडी रोटेशन करती है तो इसके अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी डिफरेंट आती है. इसके डिफरेंट पार्टिकल्स, जब कोई बॉडी होगी और यह बॉडी अगर रोटेशन करती है, सपोज यह बॉडी रोटेशन करती है तो इसके अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी डिफरेंट आएगी. डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी. इसलिए हम करते क्या हैं कि हम इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का ही क्या निकाल लेते हैं, एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं या वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं. तो इसी तरह अगर मोमेंटम की बात की जाती तो मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू वी, और v मीन्स वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करते हैं. या आपका क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड था. सेंटर ऑफ मास पे कुछ इस टॉपिक पे हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं. तो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास जो रिलेटेड था हमने कार्टेशियन फॉर्म में दिखा दिया. और सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल्स क्या होता है, सेंटर ऑफ मास n पार्टिकल सिस्टम क्या होता है, उस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं. न्यूमेरिकल है कि 3 masses of 3, 4 and 5 kg are located at the corner of an equilateral triangle of side 1 meter. Locate the center of mass of a system. सपोज हम जो ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हैं वह हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक साइड को. यदि एक साइड को मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता हूं, या
तो यहाँ पे जो मास रखा गया है इसका कोऑर्डिनेट 0,0 और OA डिस्टेंस ऑफ OA इज गिवन 1 मीटर, सो दिस कोऑर्डिनेट 1,0 एंड अदर कॉर्नर इज B. Mass 3 kg put here, 3 kg, and here is 4 kg mass, and there is 5 kg mass. What is the center of curvature? Center of curvature क्या होगा? तो हम यह कार्टेशियन प्लेन पे दिखाए हुए हैं, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म चाहिए हमें। अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्योंकि हमने कार्टेशियन प्लेन पे ही इस ट्रायंगल को सपोज कर लिया 1 मीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड इज इक्वल, सो दिस इज 1 मीटर एंड 1 मीटर। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा आपको फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू आप निकालते हैं। तो एक्स एक्सिस के थ्रू जो सेंटर ऑफ मास निकालते हो आप, मैंने फार्मूला बताया था एक्ससीएम, सेंटर ऑफ मास अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के थ्रू सेंटर ऑफ मास होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, सो सबसे पहले हमें साइड चाहिए, इसका तो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का पता है 0, यहाँ भी कोऑर्डिनेट आप जानते हो 1 एक्स एक्सिस थ्रू, लेकिन यह कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के थ्रू क्या होगा, माने एक्स एक्सिस के थ्रू यहाँ का पॉइंट क्या होने वाला है और वाई एक्सिस के थ्रू वहाँ का पॉइंट क्या होगा। आप जानते हो, एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी वर्टिसेस से सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है उसको वह बाइसेक्ट करती है। इसलिए यह जो आपने यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन BD ड्रॉ किया है, यह इस साइड को बाइसेक्ट की होगी, तो पूरी लेंथ इसकी 1 थी, तो यह 1/2। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस तो 1/2 आ गई, मीन्स इसका कोऑर्डिनेट 1/2, 0 हो गया, माने इसके x का कोऑर्डिनेट आपको पता हो गया 1/2। अब बचा y का कोऑर्डिनेट। आप y के कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो यह साइड 1 है और यह 1/2 है, यह एंगल 90 डिग्री का है। पाइथागोरस थ्योरम से आप BD की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD? तो BD की वैल्यू फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो अंडर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, माने 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 मीन्स √3/2। BD की वैल्यू कितनी आएगी? √3/2, माने इसका जो कोऑर्डिनेट y का मिला √3/2। ओके, तो अब हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन में। सेंटर ऑफ मास थ्रू एक्स एक्सिस के थ्रू सेंटर ऑफ मास m1 3 kg इंटू x1 0 प्लस m2 4 kg इंटू x2 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 1 प्लस m3 5 kg अपॉन इंटू x3 की डिस्टेंस मीन्स यह कितना है 1/2 मीन्स 0.5 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 मीन्स 3 प्लस 4 प्लस 5। यू कैन फाइंड XCM इज इक्वल टू 300, 4 1 जा 4 प्लस 5 5 जा 25 2.5 अपॉन 5 4 3 7 7 5 12 6.5 अपॉन 12। पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के थ्रू सेंटर ऑफ मास 6.5 अपॉन 12 एंड वाई एक्सिस के थ्रू सेंटर ऑफ मास अबाउट एक्स एक्सिस के थ्रू सेंटर ऑफ मास क्या होना है m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, तो सेंटर ऑफ मास y एक्सिस के थ्रू भी आप वैल्यू पुट कर दो, m1 की वैल्यू 3 इंटू y1 की वैल्यू 0 प्लस m2 4 y2 की भी वैल्यू 0 प्लस m3 5 y3 √3/2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 3 प्लस 4 प्लस 5 इज अपॉन 12। तो आपको जो वैल्यू मिला या 0 0 5
√3/12 2 जा 24। ओके, तो जो सेंटर ऑफ मास इसका होगा बॉडी का वह कहाँ होगा 6.5/12 5√3/24। तो यह आपके बॉडी का सेंटर ऑफ मास। थ्रो करूं तो इसको थ्रो करते समय इसके सरफेस की डिफरेंट प्लेस की वेलोसिटी डिफरेंट आनी है। जैसे मैं इसको थ्रो करता हूँ स्पिन कराते हुए, यह पैराबोलिक भी जाता है, तो पैराबोलिक जाता है तो इसके सरफेस का यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यह पोर्शन अभी आगे नहीं बढ़ा, और इस सरफेस की जो वेलोसिटी है वह क्या होती है, चेंज होती है। तो इस समय जो हमें डिफरेंट प्लेस की वेलोसिटी फाइंड करनी थी वह वेलोसिटी हमें थोड़ा सा टफ थी। हम सबकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो हम करते क्या है कि वही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल देते हैं तो पूरे सरफेस की वेलोसिटी हो जाती है। आज हम टॉपिक जो आगे की टॉपिक देखने चल रहे हैं उस टॉपिक में यह होगा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन कांस्टेंट। जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है वह कांस्टेंट होती है व्हेन एब्सेंस ऑफ फोर्स, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। आज इसी पे डिस्कशन होगा। माने हमने बताया कि जो डिस्कशन करना है आपको सेंटर ऑफ मास का, वह सेंटर ऑफ मास में जो पॉइंट आपने सिस्टम में माना है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो आइए हम उस पर देखते हैं। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टोटल फोर्स इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमने कह दिया कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस है, माने एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे अप्लाई हम नहीं करते हैं, तो फोर्स क्या होता है, m इंटू ए, फोर्स का फॉर्मूला था मास इंटू एक्सीलरेशन। और मैंने पीछे बताया है कि एक्सीलरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास का, बॉडी के सेंटर ऑफ मास का आप एक्सीलरेशन फाइंड करोगे तो यह हो जाएगा ACM इज इक्वल टू 0। हम m को ट्रांसफर कर देते हैं तो ACM मतलब सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। ओके, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आपको 0 मिली, बट यू नो दैट व्हाट इज एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt इज इक्वल टू 0। अच्छा, dv/dt वेलोसिटी किसकी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। जो वेलोसिटी चाहिए हमें वह सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए, तो यह सेंटर ऑफ मास ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर ना करके बल्कि हम कहेंगे बाय डिफरेंशियल इक्वेशन dv ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। मीन्स जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वह dv मतलब चेंजिंग नहीं होती, वह डेल्टा भी उसमें नहीं आता। अगर वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं है इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी तो जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई बॉडी पे नहीं होता, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, देन फोर्स टोटल इज इक्वल टू 0 एंड m इंटू ACM इज इक्वल टू 0। सो ACM माने ACM का मतलब होता है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। वी नो दैट द एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो वी कैन राइट dVcm/dt इज इक्वल टू 0, या डेल्टा V मीन्स dV इज इक्वल टू 0। मीन्स जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वह चेंजिंग नहीं आती, उसमें डेल्टा नहीं लगता, मतलब चेंजिंग नहीं आती वेलोसिटी में, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वह क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैं यहाँ से एक चीज़ और प्रूव कर सकता हूँ कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वह कंजर्व्ड होता है। हम सेंटर ऑफ मास के बेस पे यह भी प्रूव कर सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम जो होगा वह कंजर्व होगा इन एब्सेंस ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब फोर्स, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड।
तो जो हमने बताया वो आपका है कि व्हाट इज द मोमेंटम कंजर्वेशन। देखिएगा सर, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है? मोमेंटम कंजर्वेशन देखिए, मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या होता है एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में। सपोज ए बॉडी मेक्स बाय ए मैनी पार्टिकल्स विच masses इज m1, m2, m3, m4, mn तक मास से बना हुआ है। यह पार्टिकल या बॉडी जो है, यह जो सिस्टम है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है जिसका मास आपने सपोज किया m है। अगर मास m सपोज किया तो इन डिफरेंट प्लेस का वेलोसिटी डिफरेंट होने के कारण एक्सीलरेशन डिफरेंट आएगा। तो यदि इस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो जो इसका F टोटल होगा, F टोटल कितना हो जाएगा? 0। और F टोटल का मतलब है फोर्स F1 प्लस F2 दूसरे पार्टिकल पर फोर्स, पहले पार्टिकल का फोर्स प्लस सेकेंड पार्टिकल्स का फोर्स प्लस थर्ड पार्टिकल्स का फोर्स प्लस जितने भी सिस्टम के पार्टिकल हैं उन सब के फोर्स को सब सम उसका निकालते हैं तो वह 0 के इक्वल होता है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में जो फोर्स टोटल है, इसको जब रोटेट कराते हैं तो F1, F2, F3 प्लस Fn इज इक्वल टू 0। सो फोर्स F1 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? F1 की वैल्यू यदि लिखना है तो इसे आप लिखोगे m1 मास m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 प्लस डॉट डॉट mn an इज इक्वल टू 0। यह हमने आपका जो एक्सीलरेशन था, मास इंटू एक्सीलरेशन फोर्स का फॉर्मूला था, इज इक्वल टू मैंने 0 प्रूव कर दिया। अब हमको मालूम है कि जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, आप चाहो तो वेक्टर, देन यू कैन राइट m1 dv1 अपॉन dt प्लस m2 dv2 अपॉन dt प्लस mn dvn अपॉन dt वी कैन राइट इज इक्वल टू 0। हम यह लिख सकते हैं इस प्रोसेस को, बिकॉज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो वी फाइंड 1 of ddt in bracket m1 v1 plus m2 v2 plus dot dot mn vn is equal to 0. So we can write m1 v1 plus m2 v2 is plus mn vn is equal to, हम इसको अगर हम 0 लाते हैं इसका मतलब t के रिस्पेक्ट में किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशियल है, सो वी कैन राइट दिस इज कांस्टेंट, यह कांस्टेंट है। तो यह जो मोमेंटम हुआ, माने यह P1 है, मास इंटू वेलोसिटी P1, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट Pn इज इक्वल टू कांस्टेंट। दस in absence of external force the total momentum always conserved of a system, so we can write momentum is always conserved। और यहाँ पे जो मोमेंटम में जो m इंटू वी वेलोसिटी लेते हैं वह सेंटर ऑफ मास का लेते हैं, तो आप कह सकते हैं m इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो मैंने आपको बताया कि जो मोमेंटम है, जब हम बॉडी पे किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो जो बॉडी का मोमेंटम है सेंटर ऑफ मास का, वह क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। अगली टॉपिक जो आपको पढ़नी है वह सबसे इंपॉर्टेंट होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड। जबकि कई चीज़ों का है, आपको सेंटर ऑफ मास पूछा जाए तो आप बहुत सिंपल से बता सकते हो। जैसे अगर मैंने कहा
किसी सर्कल का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो आप तुरंत बताओगे यूनिफॉर्मली सर्कल है। सपोज अगर मैंने सर्कल का सेंटर ऑफ मास आपसे पूछा तो आप कहोगे इसका जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास है। या यूनिफॉर्मली रॉड है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास मैंने आपको पूछा तो आप कहेंगे इसका मिड पॉइंट एकदम जो होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे, अगर सपोज करो एक हम मटेरियल भरा हुआ स्फीयर दो टाइप का होगा, एक जिसमें मटेरियल पूरा भरा हो और जिसमें मटेरियल ना भरा हो, तो सपोज दोनों के लिए सेंटर ऑफ मास इसका सी होगा। लेकिन अगर यह हाफ स्फीयर हो, सेमी है सर्कल हो, ठीक है, हेमिस्फीयर हो, अगर हेमिस्फीयर है तो इस समय सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तब थोड़ा सा अलग फार्मूला होगा, आपको फाइंड करना होगा। तो उसके लिए अभी आगे टॉपिक है। तो आज हम सिर्फ यह बताएंगे कि यदि यूनिफॉर्मली रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास L/2 होगा, उसको प्रूव कर देते हैं। सपोज आपको सेंटर ऑफ मास एक रॉड का फाइंड करना है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास यदि आपको रॉड का फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्मली रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, जो यूनिफॉर्म रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। सपोज मैंने यह कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक्स एक्सिस के थ्रू एक रॉड रखा, यूनिफॉर्मली रॉड हमने पुट कर दिया। यह सपोज यह रॉड है और यह इसका ओरिजिन है O, इस रॉड का नाम मैंने दिया A और B। इसका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है, तो मैं सेंटर ऑफ मास इसका कैसे बता सकता हूँ कहाँ है। तो मैं क्या करूँगा, सपोज द टोटल लेंथ ऑफ द कंसीडर टोटल लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू L। मैंने सपोज कर लिया इसकी टोटल लेंथ कितनी है L, और मास मैंने सपोज कर लिया इसकी मास ऑफ रॉड हमने सपोज किया जो रॉड का मास है वह कैपिटल M है। तो अगर पूरे लेंथ L का मास M हो, अगर सपोज यह रॉड है और इस रॉड की लेंथ L मीटर है और टोटल मास M है, तो इसके पर यूनिट लेंथ का मास क्या होगा वह निकालना होगा। आप कैसे निकालोगे, L लेंथ मास इज मास कितना सपोज कर लें M दिया है, तो यूनिट लेंथ का मास इसके क्या होगा, मास ऑफ यूनिट लेंथ इज इक्वल टू M अपॉन L। हम इसको स्ट्रिप में डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग पार्ट में, और सपोज करते हैं जो ये छोटा सा पार्ट है DL है, और इस छोटे से पार्ट में सिस्टम को अलग अलग पार्ट में मैंने डिवाइड किया और इसके पार्ट का मैंने मास मान लिया DM है। तो यदि DL का कितना मास मान सपोज कर लिया, आप सपोज करना जो DL लेंथ है उसका मास है M। तो अगर DM का मास M है तो यूनिट लेंथ का मास आपने M अपॉन L निकाला, तो जो लेंथ DL है उसका मास क्या होगा, DL मास ऑफ DL लेंथ, DL का मास हो जाएगा M अपॉन L इंटू DL। ओके, तो मैंने क्या कहा कि मैंने मास निकाल दिया, छोटे वाले लेंथ का DL मान लिया। अब हम निकालते हैं इसका क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रॉड, सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास आप रॉड का निकालते हो तो आपको मालूम है XCM इज इक्वल टू, जो सेंटर ऑफ मास के लिए मैंने आपको फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू DM 0 टू L अपॉन टोटल मास, जो टोटल मास है आपका जो सिस्टम है, अच्छा यूनिट है तो हमने यूनिट से DM लिख दिया मास। ओके, मैंने कहा कि आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, आप इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे और यदि उसको इंटीग्रेट कर दो, मैंने छोटे छोटे पार्ट का मास निकाल के सबको ऐड कर दो,
तो हमने कहा था जब छोटे छोटे पार्ट का मास निकाल के ऐड करने की बात आएगी तो यह सिस्टम थोड़ा टफ है, इस क्रिया को करना थोड़ा कठिन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटे से पार्ट का निकालता हूँ और उसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो वही मैंने किया कि छोटे से पार्ट का निकाला और उसको इंटीग्रेट कर दिया। हमने यह डिस्टेंस सपोज यल किया था, सपोज यह डिस्टेंस मैंने यक्स ही माना है, यक्स लिख दिया तो यक्स माना है। सपोज यह डिस्टेंस मैंने यक्स माना है तो यहाँ पे लिख देंगे यक्स, डी एल लेंथ का यह हो गया और मैंने इसको माना था यक्स, तो यक्स लेंथ का कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो मैं सेंटर ऑफ मास निकालता हूँ यक्सियम, एक्सियम इज इक्वल टू, अब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन होगा तो एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L dm अपॉन, यहाँ पे तो dm का इंटीग्रेशन करेंगे आप तो यम आ जाएगा। अब वैल्यू आप dm की रख दो, आप dm की वैल्यू रखोगे तो कितना मिलने का, अगर dm की वैल्यू लिखोगे, dm की वैल्यू आपको मालूम है dm, इस dm का वैल्यू आया है यम अपॉन एल इंटू डी एल। आप उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, कितना है, जो dm की वैल्यू आपने निकाला है वह dm की वैल्यू है यम अपॉन एल इंटू डी एल। अगर आपने x माना है तो x लिखिएगा, l माना है तो l लिखिएगा, हमने dx माना है तो x लिखिएगा, l माना है तो l लिखिएगा, हमने dx ही सपोज कर लिया, छोड़ो dx है तो यहाँ भी मैंने dx ही लिख दिया है। तो अब क्या मिलने वाला है यहाँ पे, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L, dm की वैल्यू आ गई आपकी dm यम अपॉन एल, यम अपॉन यल पूरी लेंथ है l इंटू डी एक्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, यम को मैंने बाहर कर लिया और नीचे भी यम है, अपॉन होल अपॉन यम, होल अपॉन यम। अब इस यम को भी मैं बाहर करता हूँ तो मिलता है यम, इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसको इरेज कर दूँ, ऊपर वाला पार्ट मैंने इरेज कर दिया। आप इसको लिख सकते हो एक्सियम सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रॉड इज इक्वल टू यम अपॉन एल इंटू यह नीचे का यम, और इंटीग्रेशन करना है 0 to L यक्स डी एक्स का, और इसका यक्स का इंटीग्रेशन जो होगा यम यम से कैंसिल, 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन यक्स का होगा यक्स स्क्वायर बाई 2, जो इंटीग्रेशन करना है 0 से L तक का करना है, तो 0 to L करना है, हम यक्स की वैल्यू L लिख सकते हैं तो लिखेंगे 1 अपॉन एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे तो 1 अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2, यल का एक पावर कैंसिल होगा, तो जो सेंटर ऑफ मास रॉड का है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रॉड इज इक्वल टू एल बाई 2। माने जो रॉड है, यूनिफॉर्मली रॉड है, उसका सेंटर ऑफ मास उसका मिड पॉइंट होता है, मैंने प्रूव किया। अब फिर से सुन लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा मैं तेजी के साथ बता देता हूँ। सपोज एक रॉड है जिसकी लेंथ यल है, मास यम है, तो यूनिट लेंथ का मैंने इसका क्या निकाल दिया, अगर पूरे लेंथ यल का मास यम तो यूनिट लेंथ का यम अपान यल कर दिया। एक छोटा सा स्ट्रिप का मैंने मास निकाल लिया डीएम, ठीक है, डीएम कितना यक्स है पार्ट या डीएक्स, छोटा सा पार्ट डीएक्स माना, तो डीएक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया तो यम अपान यल इंटू डीएक्स का मास मिल जाएगा। तो हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए, हमें फॉर्मूला पता है एक्स डी एम अपॉन डी एम, मैंने उसको इंटीग्रेट किया और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, तो यह आपका सेंटर ऑफ मास एक रॉड का फाइंड करना था, मैंने बता दिया। यह आपके कोर्स में न्यूमेरिकल्स में होगा, हमको लगता है आपका यह न्यूमेरिकल है कि प्रूव दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्मली रॉड इज मिड पॉइंट। किसी भी रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह उसका मिड पॉइंट है, यही प्रूव करना था। इसको आप प्रूव करो और नोट कर लो।